अभी तक हमने जो इंडिविजुअल बॉडी थी उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते थे ये देखा था, पार्टिकल सिस्टम वाला, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे उसके। अगर वहीं पे हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी हो, कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब ये हुआ कि एक बड़ी सी बॉडी है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे, जैसे रॉड हुआ, स्फेयर हुआ, या रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, रेक्टेंगुलर सीट हो गए, ट्रायंगुलर सीट हो गया, इन सब का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबका बेसिक एक ही है, करने के तरीके थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। आइए बारी बारी से सबको समझते हैं। सबसे पहले आसान सा एक हम लोग यूनिफॉर्म रड लेते हैं जिसका मास m है और टोटल लेंथ l है। और हमने ये भी कहा था कि सेंटर ऑफ मास सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग पैरेलल ये भी करते चलेंगे कि किसका किस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक टेक्निक सीखेंगे जिसमें आपको इन सब सारी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही यूजफुल टेक्निक होगा, थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और उस टेक्निक का नाम पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, जिससे आप किसी भी बॉडी का, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, जैसे अभी क्या है कि हमारे पास लगभग या रेगुलर बॉडी होगी, या तो डिस्क होगा, नहीं तो कोन होगा, कोई भी रेगुलर टाइप की बॉडी होगी, उस तरह से नॉन यूनिफॉर्म वाली बॉडी नहीं होगी, ठीक। उसका फिर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा हमारे पास। अभी फिलहाल जो बेसिक है उनको समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक रड ले लिए। जब हम रड की बात करें तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि दे हैव थिकनेस। ये रड मतलब 1D होता है, आई बात समझ में। ये मान के चलेंगे कि ये गैप नहीं है, मतलब ये तो जानबूझ के दिखाने के लिए थोड़ा रड वाली फीलिंग आए, लेकिन इसमें सिर्फ लेंथ होता है, रड में लंबाई होती है नहीं। तो रड में सिर्फ लेंथ होगा। और ये रड ऐसा होगा कि जिसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कहीं पे मास ज्यादा, कहीं पे मास कम। अभी फिलहाल हमारे पास जितने भी सिस्टम होंगे सब यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म रड हमने लिया है। अब इसके दो एक्सिस हो सकते हैं, आप दो एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, दो या तीन जो भी। एक तो ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, जैसे ये मान लीजिए ये है और इसके अबाउट रड घूम रहा हो, नहीं जैसे इसके अबाउट रड है ना, ये हुआ बीच वाला पॉइंट, और इसके अबाउट मान लीजिए रड घूम रहा हो, ठीक है। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रड का अब पासिंग थ्रू एक्सिस किससे पास करे, सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है। चलिए इस एक्सिस के अबाउट हम लोग अभी सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेट करेंगे। कितने एक्सिस हो सकते हैं इसके, किसके अबाउट? एक तो या इस के अबाउट निकाल सकते हैं हम, इंड के अबाउट भी निकाल सकते हैं ना, इसके अबाउट भी रोटेट करेगा, या एक बीच में भी कहीं पे कर सकते हैं। अगर आप अगर एक समझ लिए और एक समझ में आ गया तो कोई भी एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा जाएगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेक्निक समझेंगे बस। अब है क्या, हमने रड तो ले लिया, सेंटर भी। अब यहां पे है क्या कि एक मास पार्टिकल रहता तो सीधा mr² लगा देते। अगर सिर्फ मास यहीं पे रहता तो सीधा mr² लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते, mr² 2mr² होगा। लेकिन यहां पे मास यहां भी है, नहीं यहां भी है, यहां भी है, हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग क्या कर देते हैं dm छोटे छोटे मास, मतलब इसको ढेर सारे पार्टिकल में तोड़ दिए, छोटा छोटा पार्टिकल, और हर पार्टिकल का मास हो गया आपका dm, ठीक है। ये यहां से x1 x2 x3 x4 अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, और उसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, हम लोग किसी एक का मान लिए कि ये हमने यहां से सेलेक्ट किया x पे हमने dm मास सेलेक्ट कर लिया, और यही x क्या होगा, x1 x2 x3 x4 सब इंटीग्रेट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का इधर, और यहां से लेके यहां तक का इधर। क्लियर है? अब बताइए, अगर हम सिर्फ इस dm की बात करें, सिर्फ हम इस dm की बात करें जो कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे लिया है, तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं होता, सिर्फ ये dm पार्टिकल होता, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते बाबू, मास mr, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस से क्या होता है, mr² होता है ना।
तो इसका मास कितना है बाबू, dm, इसका डिस्टेंस कितना है x, तो dm x, ये dm x स्क्वायर होगा mr स्क्वायर वाले टेक्निक से। क्लियर। और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आया कितना, di स्मॉल, और यही इंटीग्रेट हो जाएगा पूरा यहां से वहां तक का काम बन जाएगा आपका। और हमें अगर टोटल आई चाहिए तो वो हमें कौन देगा, di का इंटीग्रेशन देगा, मतलब dm x स्क्वायर का इंटीग्रेशन देगा। क्लियर। अब इसे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप 0 से लेके l/2, ये पूरा लेंथ l है ना, 0 से लेके l/2 निकाल के इंटू 2 कर दीजिए। दो तरीके होंगे इसके करने के, दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। 0 से l/2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटू 2 कर दीजिए, इधर वाला भी पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। या यहां से इधर वाला l/2 प्लस पॉजिटिव और इधर माइनस l/2 नेगेटिव करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक ही बात है। नहीं, माइनस l/2 से प्लस l/2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा l इंटीग्रेट हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दीजिए। आई बात समझ में, आपका जहां मन करे वो कर सकते हैं। ठीक, गुड। क्या करना पसंद करेंगे, ये वाला कि l/2 वाला, इंटू 2 करना, l/2 तक करके इंटू 2 कर देंगे, ये ना, वेरी गुड। 0 से लेके l/2 तक कर दिए और इसको बाद में क्या कर देंगे, इंटू 2 कर दिए। इंटू 2 क्यों किए, ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया, कोई दिक्कत। और माइनस प्लस की तो कोई बात ही नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वेक्शन का कोई मामला है नहीं। चलो, अब है क्या कि ये है मास और ये है लेंथ। मास को लेंथ के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेंथ को लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेंथ को लेंथ के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें या तो लेंथ को मास बनाना पड़ेगा या तो मास को लेंथ बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास 3 टेक्निक होंगे, याद रखिएगा, बार बार ये चीजें यूज होगी। और अभी से लेके जब तक पूरा फिजिक्स पढ़ते रहोगे, इवन 11 12 जो भी पढ़ते रहोगे, ये टेक्निक आपको हमेशा काम आने वाली है। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए चाहे वो मास हो, चार्ज हो, कुछ भी हो, देखो 2 चीजें तो आपको पढ़नी है, क्लास 11th में मास और क्लास 12th में चार्ज। कंप्लीट। क्लास 11th में सारी बातें मास की बेसिस पे की गई है और क्लास 12th में सारी बातें चार्ज की बेसिस पे की गई है, कंप्लीट। तो या तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लीजिए मास किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ये किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे रड है ना बाबू, यहाँ का मास, 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 और अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो इसकी जो मास डेंसिटी होती है इसको कहा जाता है लैम्डा। इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे कितना मास होता है, आई बात समझ। जैसे ये 10 मीटर का रड है, 10 मीटर रड का मास 10 केजी है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 मीटर रड पे कितना मास होगा, 1 केजी, वही होता है लैम्डा। यूनिट लेंथ पे कितना मास होता है लैम्डा कहते हैं। अगर मास मान लीजिए सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मान लीजिए ये एक सरफेस है, रेक्टेंगुलर सीट है, अब तो मास पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उस वक्त जो टर्म आता है उसको कहते हैं हम लोग सिग्मा, और वो होता है लीनियर सरफेस चार्ज, सरफेस मास डेंसिटी। मास पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम होगा, मान लीजिए क्यूब क्यूबाइड कुछ भी होगा, अब ये मास तो पूरे कंटेनर में कंटेन करेगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम आपका स्फीयर भी हो सकता है, वॉल्यूम आपका कोन भी हो सकता है, वॉल्यूम सिलेंडर भी हो सकता है, सब जगह। इसके लिए आता है रो, और इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये 3 टेक्निक आपको ध्यान रखने हैं, आसान है, याद भी रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अभी मास लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इन तीनों में से कौन सा यूज करोगे टेक्निक। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मास और लेंथ के साथ रिलेशन आ जाता है, इससे फायदा ये है, मास और एरिया के साथ रिलेशन आ गया। जब मास को एरिया में कन्वर्ट करना हो ये रिलेशन काम आएगा, जब मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना हो ये रिलेशन, जब मास को लेंथ के टर्म में कन्वर्ट करना हो ये वाला रिलेशन। अभी हमारी आवश्यकता है मास को लेंथ के टर्म में, मास को डिस्टेंस के टर्म में उसको एक्सप्रेस करने का, ये टेक्निक है। अब एक चीज और समझ लो, अगर हम इस रड की बात करें तो इस रड का टोटल मास कितना है, मतलब ये हुआ कि पूरे लेंथ पे कितना मास है, m। तो यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा, m/l, और यूनिट लेंथ पे जितना मास होता है उसी को लैम्डा कहते हैं, हाँ या ना। यूनिट लेंथ पे जितना मास होता है उसी को लैम्डा कहते हैं। आपके पास कितने लेंथ पे मास चाहिए आपको, आपको नहीं, यहाँ पे लेंथ कितना है, x लेंथ का,
सॉरी ये जो लेंथ है ये कितना होगा, मान लेते हैं स्मॉल dx लेंथ पे मास, ये जो x पे जाके हमने dx लेंथ का सेलेक्ट किया है, ये जो लेंथ है ना जिसपे dm मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हमने मान लिया है dx, थोड़ा सा छोटा सा लेंथ वाला पे मास, जैसे ये पूरा रड है तो ये छोटा सा मान लिए, इसको dx मान लिए, और इस dx लेंथ पे कितना मास है dm, dx लेंथ पे ds मास है। क्लियर? तो बताइए हमें dx लेंथ पे कितना मास होगा, dx लेंथ पे मास जो है वो dm है, यूनिटरी मेथड से कितना बराबर हो जाएगा वो m/l इंटू dx, और ये किसके बराबर हो गया, dx लेंथ पे कितना मास होगा dm। आई बात समझ में? नहीं समझे? dx लेंथ में dm मास ही होगा ना, और ये dm मास किसके बराबर होगा m/l इंटू dx, यूनिटरी मेथड से। क्या या तो ऐसे समझिए या तो एक और आसान तरीका है, लेमडा मतलब होता है m/l, लेमडा मतलब m/l होता है, या dm/dx या dl, एक ही चीज है, ये हमेशा मास पर यूनिट लेंथ है ना, ये सेम आएगा। तो अब यहां पे बताइए dx इक्वल टू, कहां हुआ, सॉरी पानी ज्यादा है मनीष इसमें, सूखा वाला कपड़ा लेते हैं हम, नहीं समझे बात को? देखो टोटल लेंथ पे मास टोटल m है ना, तो यूनिट लेंथ पे मास कितना होगा, यूनिट लेंथ पे मास होगा m/l, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू dx, और dx ये dx लेंथ पे जितना मास होता है उसी को हम लोग dm कहते हैं ना बाबू। एक ही बात है, dm ये भी मास है और ये मास इसके इक्विवेलेंट होगा, समझ पाए बात को? ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप हमेशा। तो यहाँ पे आपके हिसाब से मतलब इस टेक्निक के हिसाब से dm का वैल्यू कितना हो जाएगा, dm का वैल्यू हो जाएगा m/l इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं ना? dm का वैल्यू होगा ना, नहीं होगा? हाँ ये ठीक है। आइए इसे एक्सप्रेस करें, ये इंटीग्रेट होके आई बन जाएगा टोटल, और 2 तो बाहर ही रहेगा, और ये आप लिमिट 0 से l/2 तक। अब dm के बदले क्या लिखोगे बाबू? अभी जस्ट बोले थे कि dm का वैल्यू होता है m/l dx, या इसी को lambda dx भी कहते हैं। आप इतना तामझाम मत याद रखिए, आप आराम से याद रखिए कि लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है, या स्मॉल मास स्मॉल लेंथ, कोई दिक्कत, नो टेंशन। यहीं से क्या आ गया आपका, यहां से आपका dm इक्वल टू लैम्डा dx आया, और लैम्डा को आपको पता है क्या कहते हैं, m/l कहते हैं। नहीं, लैम्डा m/l होता है, तो आप चाहे तो dm को लैम्डा के टर्म में लिखें या m/l के फॉर्म में लिखें। तो ये dm को हमने लिख दिया लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना? लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बोलो आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, dx रिस्पेक्ट, हो सकता है 0 से लेके l/2 तक, 2 लैम्डा। अब बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ / 3 लिमिट पुट कराएगा 0 से l/2 तक, 2 लैम्डा को सीधा m/l लिख दें, लैम्डा का वैल्यू आप बताइए यहाँ पुट कराएगा क्या होगा, l पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, x की जगह पे आप l/2 रखिएगा ना बाबू, ये हो जाएगा l³/8, ये हो जाएगा, अब नीचे 3 है तो l³/24 होगा, और 0 वाला टर्म तो 0 ही हो गया, हटा देते हैं, लोअर लिमिट 0 हटा दिए, आप सॉल्व करिए क्या होगा, ये हो गया 12 दूना 24, और l से l कट गया स्क्वायर टाइम्स में, तो कुल मिला के कितना आ गया बाबू आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रड अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ml²/12 होता है। नोट कर लीजिए फटाफट। अगर हम यहीं पे आपसे ये कहें, अगला डेरिवेशन, कि
आपको एक यूनिफॉर्म रड दे रखा है, सेम रड है जिसका मास ये है और एक्सिस जो है वो किसी एंड पे है। सेकंड नंबर डेरिवेशन, एक यूनिफॉर्म रड एल लेंथ का और जो एक्सिस है वो किसी एंड पे है, ये वाले, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। आई बात समझ में? ये वाला यार उल्टा हुआ, किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये अब की बार हमारा एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट। क्या लगता है सेम चीजें होंगी, डीएम सेलेक्ट करेंगे एक्स लेंथ पे और अब की बार 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट होगा। फटाफट करो तुम लोग, नहीं समझे कैसे करना है? कुछ है क्या? डीएम सेलेक्ट करेंगे एक्स पे, डीएक्स लेंथ का मास होगा, इंटीग्रेशन का बस लिमिट चेंज होगा, कहां से? 0 से लेके एल तक। फटाफट करेंगे। चेंज इसमें क्या होगा? इसमें बस इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होगा और इस तरफ इस बार नहीं होने वाला है। नहीं, 0 से एल तक डीएम आपने डीएक्स लेंथ का लेंथ सेलेक्ट किया जिसपे मास कितना है? डीएम। तो डीएम पे मास कितना ही रहेगा? लैम्डा डीएक्स। तो डी आई देखो बाबू, यहां से एक्स लेंथ पे आपने डीएक्स लेंथ का एक रड सेलेक्ट किया जिसका मास डीएम होगा। तो इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से डीएम एक्स स्क्वायर होगा। नहीं, अब की बार ट्वाइस तो है नहीं इसलिए करना नहीं है, बस इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से कहां तक होगा? एल। 0 से एल तक आपने इंटीग्रेशन डाला? नहीं, बस 0 से एल तक लेम्डा डीएक्स यहां तक ठीक है, एक्स स्क्वायर। ये चेंज हो रहा है एक्स क्यूब और यहां पे लिमिट क्या पुट कराएगा? ओनली एल, है ना? एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेट होगा। गुड, 2 नहीं रहेगा अब की बार, ये भी 2 नहीं रहेगा और अब यहां से हो जाएगा तुम्हारा कितना हो गया बाबू? लेम्डा को m बाय एल लिखेंगे और ये एक्स क्यूब, तो एल क्यूब बाय 3 हो जाएगा। एल क्यूब बाय 3, 4 कहां से आया तुम्हारा? 4 कहां से लाए? एल क्यूब बाय 3, 1 से एल कट गया स्क्वायर और हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाय 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं? चापली सब लोग। अगर इसी रड को, एक पतला सा रड है, उसी रड को अगर बेंड करके सर्कल बना दे, इसे कहते हैं हम लोग, नहीं ये कह सकते हैं सर्कुलर वायर भी कह सकते हैं आप। ये वाले जो रिंग है ना, देखो 2 तरह के रिंग होंगे हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। दोनों रिंग में फर्क क्या है? एक रिंग होगा जिसको आपने एक रड को बेंड करके करा है, जिसको सर्कुलर वायर कहोगे, ये एक रिंग होगा। और एक रिंग ऐसा होगा जिसमें ये चीजें थोड़ी सी थिकनेस होगी। इस वजह से क्या होगा? इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2 होगा। और बस अगर बिना थिकनेस वाली रिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही रेडियस होगा, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर ये वाला भी करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास एक रिंग है, इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? देखो ये वाली रिंग में ना, ये वाली रिंग में यहां पे मास होगा पूरा भरा पड़ा और इस वाली रिंग में मास सिर्फ इसके बाउंड्री पे होगा, मतलब 2 पाई आर पे है और इसका मास पूरा इसमें मतलब इसका मास पूरा 2 पाई आर 1 माइनस 2 पाई आर 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये फर्क होता है बस दोनों में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक रिंग लिया, ये वाला, इसको एक रिंग मान लेते हैं। तो हमने एक रिंग लिया, ये इस तरह से बनाए हैं, और इस रिंग का मास कितना है? m। मास m है और रेडियस मान लीजिए r है। और एक्सिस हमारे पास जो गिवन है बाबू, वो एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। लेकिन रिंग के जो सरफेस हैं, ये रिंग का प्लेन है ना, क्योंकि रिंग इसमें है, इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका होना चाहिए एक्सिस, ऐसा वाला। तो बोलोगे सर पैरेलल हो चलेगा, साइड में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने जो एक्सिस लिया है, ये एक्सिस कहां से पास कर रही है बाबू? इसके सेंटर ऑफ मास से, लेकिन रिंग के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया? आप ये बताइए, अगर हम यहां पे छोटा सा डीएम सेलेक्ट कर ले, डीएक्स लेंथ का
जिसका मास dm होगा, कोई दिक्कत? ये बताइए यहां से कितनी दूर पे होगा? r। हर dm सेम डिस्टेंस पे होगा एक्सिस से? यस। हर dm सेम डिस्टेंस पे होगा, तो ये होगा r। तो बताइए इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बनेगी बाबू? di बनेगी। di इक्वल टू dm r स्क्वायर बनेगा। एक इस dm का इससे डिस्टेंस है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बनेगा। गुड। क्या अगर हम अगला dm सेलेक्ट करेंगे तो ये भी r ही डिस्टेंस पे होगा? अगला dm सेलेक्ट करेंगे तो ये भी r ही डिस्टेंस पे होगा, तो हर dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल निकाल के इंटीग्रेट करने का बन जाएगा। बोलो, मतलब यही इंटीग्रेट हमें, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम इंटीग्रेट कर दें dm r स्क्वायर को, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? ये दो तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इसे हाफ पार्ट में या फुल पार्ट में। आप कहीं से स्टार्ट करिए, कहीं से स्टार्ट करिए जीरो, और पूरा राउंड जब होगा, ये पूरा राउंड 2 पाई r डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास जो है वो पूरे सर्कल के बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सरकमफ्रेंस के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 2 पाई r। ये सारा लेंथ को खोलोगे तो ये पूरा लेंथ रिंग का कितना होगा? वही ये रड में कन्वर्ट हो गया, पूरा रड रिंग खोलोगे, रिंग तो रड बन जाएगा, उस रड का टोटल लेंथ कितना होगा? 2 पाई r। तो 0 से लेके 2 पाई r तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके 2 पाई r तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो लिमिट कहां से कहां तक बनेगा? 0 से लेके 2 पाई r, 2 पाई r, सॉरी। और वैसे मजे की बात पता है, आपको इंटीग्रेट करना भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं, डीएम इंटीग्रेट ओके एम ही बनने वाला है। चलो पहले जो कर रहे हैं कर देते हैं। अब बताइए r कांस्टेंट है, ये डी आई बनेगा बाबू, r कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अब लिमिट 0 से 2 पाई r तक किसको इंटीग्रेट करने वाले हो? dm को। अब बताइए ये dm, सब dm को जोड़ोगे पूरे रिंग में कितना टोटल m होगा? टोटल मास आएगा कि नहीं आएगा? तो ये dm 0 से लेके 2 पाई r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होकर m बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसकी करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें जब पता है कि ये टर्म कांस्टेंट है और dm इंटीग्रेट होकर टोटल m ही बनने वाला है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है आप लिमिट पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये। तो i बराबर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर कांस्टेंट, और ये हो जाएगा तुम्हारा dm, और आपको पता है कि dm इंटीग्रेट होकर m बनने वाला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा mr स्क्वायर। बात खत्म, mr स्क्वायर छापो। तो नेक्स्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, नहीं करते इस बार। अब होगा हमारा डिस्क, और ये जो डिस्क है वो किस शेप में होगा? 2D। देखा ना डिस्क पूरा भरा हुआ? हाँ, जिसका मास मान लीजिए टोटल m है, रेडियस r, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, हाँ रहने देते हैं, परपेंडिकुलर वाला ही करते हैं। देखो ये हमारे पास एक डिस्क होगा, डिस्क में मास पूरे डिस्क में भरा रहता है ना, और हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के सरफेस से पैरेलल जो एक्सिस हो उसके अबाउट। ठीक है, कैसे करें? इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे सरफेस में, इसलिए यहां पे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट यूज होगा। क्लियर? कैसे करें? एक काम हम लोग कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग एज्यूम कर लिया। देखो जरा, छोटा सा एलिमेंट्री रिंग ले ली, क्योंकि अभी तक हम लोग रिंग का कर चुके हैं ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए ना। मान लीजिए यहां से r लेंथ पे dx, हमने क्या किया, एक रिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसपे मास, जिसका मास मान लीजिए dm होगा। कोई दिक्कत नहीं? देखो अगर बहुत सारे रिंग को तुम मिला दो, जैसे ये डिस्क है, मान लो इस, जैसे हमें क्या करना है, डिस्क बनाना है, एक छोटा सा रिंग, बड़ा सा रिंग के ऊपर सटा के ढेर सारा रिंग अगर हम डालें तो क्या डिस्क नहीं बनेगा? प्याज वाला सर्कल होता है ना, वो प्याज के ढेर सारे जो लूप होते हैं वो सबको मर्ज पूरा सरफेस डिस्क नहीं बन जाता है, और निकालोगे तो छोटा छोटा रिंग नहीं निकलेगा। सेम उसी तरह से ये पूरा डिस्क बनेगा। तो हम लोग एक रिंग का निकाल के सबको इंटीग्रेट कर देंगे, r बराबर 0 से लेके r बराबर कैपिटल R तक।
नहीं, जीरो से लेके कैपिटल आर तक अगर हम इसी रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, बस और कुछ रहा नहीं करने को। इसका रेडियस पूरा आर है। आइए, हमने जो एलिमेंट्री रिंग लिया है, सुना, हमने एक एलिमेंट्री रिंग लिया है सेंटर से आर डिस्टेंस पे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ना? कितना? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा स्मॉल और वो होता है कितना? m। हाँ, अभी यहाँ पे ये dm नमाज है तो क्या होगा? dm स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा? ध्यान दो, ये r इंटीग्रेट होगा r बराबर 0 से लेके r बराबर कैपिटल R तक इंटीग्रेट होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये मास है और ये रेडियस है, मास को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। आइए वही करते हैं। एक बात बताइए सर कि पूरा मास आपको पता है कि यहाँ पे सरफेस चार्ज, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, मतलब सिग्मा लगने वाला है। सिग्मा बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। आप हमें ये बताइए, क्या हम इसी को लिख सकते हैं dm बाय dA? अब यहाँ पे dm बाय dA लिख सकते हैं। यहां पे जब इस रिंग को हम खोलेंगे, ध्यान दो, जब इस रिंग को खोलेंगे, ये वाला रिंग जब खुलाएगा तो ये इस लेंथ का बनेगा, ध्यान देना, इस लेंथ का बनेगा और इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई r। एरिया निकालना है इसका, और ये मान लीजिए हमने लिया है dx का। कोई दिक्कत? तो बताइए इसका एरिया क्या बनेगा? इसका dA जो बनेगा वो 2 पाई r dx बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलेगा? बोलो, यहां पे आपके पास dA आ गया, कैसे dA निकला समझे? कोई दिक्कत? तो आपके पास dm आ गया, कितना? सिग्मा d पुट कर देंगे वहां पे। कोई दिक्कत? क्या गड़बड़ है कुछ? क्या नहीं ना? dm के प्लेस पे रखिएगा आप सिग्मा dA और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इंटीग्रेट होगा 0 से लेके r तक। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और ये इंटीग्रेट dA के प्लेस पे अब रख दीजिए कितना? 2 पाई r इंटू dx, ये dA के प्लेस पे, और ये आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 0 से लेके r तक। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, गुड। कहाँ स्मॉल आ रहे हैं? ये यही तो इंटीग्रेट होगा अभी। ये जो x लिए हैं, ये x एक्चुअल में x है, ये और एक ही बात है, ये इंटीग्रेट होगा लेंथ के रिस्पेक्ट में, r क्यूब बाय r हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में x कर देंगे सब, d2 पाई r लेंथ हुआ और ये हुआ तुम्हारा ब्रेथ आर स्क्वायर। ठीक है, आइए आई इक्वल टू सिग्मा बाहर कर लेते हैं, सिग्मा बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया। अब क्या बच गया आपके पास? अब बच गया आर क्यूब ओनली dx, और कहां से? 0 से लेके r तक। x मतलब हो गया ये, x का मतलब देखो कुछ नहीं है, ये सही है, ये dx नहीं, यहाँ पे dx की जगह पे आप dr लीजिए, क्योंकि आप जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जो लेंथ है ये r वाला है ना, नहीं समझे? ये रेडियस के अलोंग है ना, ये वाला जो आपने dx जिसको माना है, नहीं समझे? ये जो आपने जिसको dx माना है, ये रेडियस के अलोंग वाला है ना, नहीं समझे? यही ये हुआ आपका क्या? dr, ये एडअप होके, ये सब एडअप होके r ही तो बनाएगा, और आपने इसे dx कहा है ना, आप dx ना कह के इसे dr कर दीजिए। नहीं, dx ना बोल के, तो फिर नया 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, इसको वही वेरिएबल में रहने देते हैं, सेंस इसका वही रहेगा। कोई दिक्कत? हमने इसे बस dr कर दिया ताकि ये r वाला सेंस दे आपको, है वही, लिखने का बस तरीका थोड़ा, यहाँ पे r कर दीजिए। बात समझ पाए बाबू? x वाला सेंस क्या है? r का सेंस देगा वो, तो आप अगर आपको डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो उसको dr लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेंस तो वही रहेगा। हमने इसे dr माना है, कोई दिक्कत? क्यों dr माना? क्योंकि ये dr वाला, ये सब एडअप होके, ये जो dr वाला पार्ट है ये एडअप होके r ही तो बनाएगा, इसीलिए। क्लियर?
कितना होने वाला है? हाँ, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या रखिएगा? सिग्मा का वैल्यू पूरा मास और इस डिस्क का पूरा एरिया, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। डिस्क का पूरा एरिया क्या रखोगे? पाई आर स्क्वायर। वो तो छोटे मास के लिए था, डी है ना, इंटू 2 पाई। और ये इंटीग्रेट होके कितना हो जाएगा बाबू? आर 4/4, आर क्यूब का आर 4/4 ना, 4। लिमिट 0 से आर पुट कराएगा। कौन कर दिया? पुट तो कर दिया कैपिटल आर टू द पावर 4, तो फिर लिमिट फिर वापस से पुट कर दी। एक अच्छा ये स्मॉल आर तो हो गया। ये आई इक्वल टू पाई से पाई कट गया, और कुछ कटेगा नहीं, और पाई से पाई कटा है, पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया आपका 2mr स्क्वायर इंटू आर पे पावर 4/4। कोई दिक्कत? 2 हुआ, 2 2 जा 4, खत्म। कुल मिला के कितना हुआ? mr स्क्वायर बाय 2। गुड, सही है, mr स्क्वायर बाय 2, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिस्क का आ गया बाबू mr स्क्वायर बाय 2। रिंग का कितना था? डिस्क का, हाँ याद देखो, इसमें है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक 2-3 चीजों का सेम आएगा या लिंक आएगा। जैसे डिस्क था mr स्क्वायर, सॉरी रिंग था mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2 कर दीजिए। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि वही मास, ये m मास रिंग में ना सिर्फ सरफेस पे था, ज्यादा दूर पे था, mr स्क्वायर, r ज्यादा था, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। नहीं समझे? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना mr स्क्वायर, r ज्यादा डिस्टेंस पे अगर मास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। रिंग का सारा r डिस्टेंस पे मास था, और डिस्क का कुछ मास यहां भी था, कुछ मास यहां भी था, सारा मास दूर में था नहीं ना, तो डिस्क का रिंग से कम आना चाहिए ना, आया था। आई बात समझ में? ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। क्लियर है? फटाफट से आप लोग अगर यहीं पे अगला डेरिवेशन आप लोग करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिस्क का नहीं, एक रिंग का लेना है, और ये रिंग के पास जो रेडियस है ना, इनर रेडियस और आउटर रेडियस है इसके पास, ठीक है? इनर रेडियस और आउटर रेडियस है इसके पास। कैसा दिखेगा ये जरा देखना। तो ये जिस रिंग की हम बात कर रहे थे वो रिंग था जिसके पास दोनों रेडियस होंगे सर, देखो तो जरा, ठीक है? और ये है ना, अब जो मास होगा ना वो मास पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मास अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब बताइए इसका मान लो R1 और इसका R2। आप ये बताइए, डिस्क का करने आ गया ना मास, यहाँ पे तो सरफेस वाला ही कंसेप्ट होगा ना, इतने सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेक्निक लगाओगे, परंतु बस लिमिट क्या रखना है? R1 से R2 तक। इस बार 0 से R2 तक नहीं जाने वाला है, R1 से R2 तक लिमिट पुट करिए, सेम डेरिवेशन होगा। कैसे करेंगे? यहां पे आपने क्या किया, एक छोटा सा रिंग माना, ध्यान दो, हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग काटा, एक छोटा सा नन्हा सा एलिमेंट्री रिंग हमने काटा, है ना, दिख रहा है ये वाला, ठीक है? जो ये यहां से कितना डिस्टेंस पे है? R पे है। dr इसका, dr ये कह सकते हैं थिकनेस, थोड़ा सा ये वाला थिकनेस, मतलब हाइट वाला नहीं, लेंथ वाला dr है इसका। ये कितना है? dr का मास मान लो dm। इसकी वजह से dr है R1 का क्या, ये वाला ये dr नहीं है ना, हाँ, तो फिर अलग वेरिएबल हो जाना, फिर से dr2 होना चाहिए ना। स्मॉल r इसलिए की थे, कैपिटल R स्मॉल r, यही तो इंटीग्रेट होगा, ये वेरिएबल है। हम लोगों ने माना कि यही r कहां से कहां तक होगा? R1 से R2 तक, यही r कन्वर्ट होगा R1 से R2 तक, समझे? और हमने यहाँ पे dr इसलिए लिया ताकि ये छोटा dr, फिर dr, फिर dr, फिर dr, फिर dr मिलके पूरा फॉर्म कर लेगा, इसलिए यहाँ पे dx ना बोल के dr ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? ये लेंथ थी
जब आप इसे बाहर करेंगे तो ये वही फिर से मैकेनिज्म काम करेगा। नहीं, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसका लेंथ कितना है, dr लेंथ है, ये वाला लेंथ इसका dr है, जिसका मास dm है, और ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे r। इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी बाबू, di, मास कितना है dm और r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं थी। बस इसके बाद आपको पता है क्या करना होगा, इसे ही इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मिल जाएगी। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे सर, r1 से, क्योंकि बीच में तो कोई मास है नहीं, r1 से r2 तक इंटीग्रेट कराएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस dm को कैसे लिखते थे, कोई बताओ, याद होगा आपको, dm इक्वल टू लिखाता था, याद है, हाँ, dm लेमडा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू dm बाय da लिखाता था। और इसका एरिया कितना होगा बाबू, इसका एरिया होता था, याद है, dm 2 पाई r इंटू dr लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। तो यहां पे हम लोग dm के प्लेस पे क्या रखेंगे, सिग्मा, r1 से r2 तक, और dm के प्लेस पे सिग्मा 2 पाई r dr इंटू कुछ नहीं r स्क्वायर। और आपको पता है कि आगे क्या होने वाला, देख लो ना, ये यही चीजें पुट कराएगी, सिग्मा पुट, तो पहले से लिखा हुआ है, बस लिमिट डालना था। समझ पाए सर। आगे आपको खुद भी कर सकते हैं, आप लोग फटाफट खुद करिए, हम तब तक लिख देते हैं बोर्ड पे। सिग्मा बाहर आएगा, 2 पाई बाहर आएगा, और कुछ नहीं बाहर आएगा, यहाँ पे अंदर बनेगा x³ और dr, इंटीग्रेट होगा r1 से r2 तक। सिग्मा का वैल्यू पुट कराएगा, सिग्मा का वैल्यू पुट होगा कितना, जो एक्चुअल सिग्मा है वो m बाय a है ना, m तो m ही रहेगा, a कितना होगा, a कितना होगा, ध्यान देना, पाई r स्क्वायर मत कर देना। देखो सिग्मा इक्वल टू m बाय a ना, m तो m ही रहेगा, a बस एरिया रिंग का लोगे ना एरिया, और रिंग का एरिया आपको पता है कि क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये ना लेते हैं। बस यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, वो बाकी सब खत्म। सिग्मा के प्लेस पे m पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पाई ऑलरेडी लिमिट पुट करेगा, इंटीग्रेट कर दें सीधा, इंटीग्रेट हो जाएगा, कितना होगा बाबू, r पे पावर 4 बाय 4, लिमिट पुट करेगा r1 से r2 तक। कोई दिक्कत, पाई से पाई कट्टो, बाकी क्या रह गया, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दो चीजें यूज हुई है, पाई से पाई कट्टो हुआ। इसके बाद क्या बचा, देखो तो जरा, I इक्वल टू 2m बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। कोई गड़बड़ है, नहीं ना, गुड। अब यहां पे पुट कराएगा r पे पावर 4, बताओ अपर लिमिट डालेंगे तो r2 पे पावर 4 बाय 4 नहीं, और माइनस r1 पे पावर 4 बाय 4। कोई दिक्कत, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय 4 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा आपका कितना, r2 पे पावर 4 ना, r2 पे पावर 4 माइनस r1 पे पावर 4। एक बात बताओ, क्या इसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए, ये 2 2 जा 4 हुआ ना, तो m बाय 2 टाइम्स ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं r2 पे पावर 2 माइनस r1 पे पावर 2 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ के लिख सकते हैं। बताइए, ये वाला टर्म खत्म हो गया, कट्टो। तो कुल मिला के आपका आंसर आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना, m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय प्लस 2। देखो m r स्क्वायर बाय 2 ही है, डिस्क का था ना m r स्क्वायर बाय 2, m r स्क्वायर बाय 2 ही। अब यहाँ पे r क्या है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, याद रखने का तरीका, और कोई बात नहीं, फटाफट से आप लीजिए। तो अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा है
कंटिन्यूस बॉडी का जो जितने भी कंटिन्यूस बॉडी है हमारे पास, कंटिन्यूस में भी एक तरह से यूनिफॉर्म, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म बॉडी कौन कौन से थे इसमें हमारे? सबसे पहले हमने सीखा है यूनिफॉर्म रड, यूनिफॉर्म रड जिसका मास m और लेंथ l हो था। इसके दो केस हमने करे थे। एक जो एक्सिस था वो अबाउट एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास से था, मतलब ये वाला था ना, ये वाला। इस केस में इसका से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था सर हमारे पास कितना, mr² बाय 12, यहाँ ml² बाय 12 होता था। और इसके जो दूसरे पार्ट थे हमारे पास अबाउट एक्सिस, एक्सिस पासिंग एनी वन इंड, किसी वन इंड के अबाउट, किसी एक इंड के अबाउट नहीं, और ये था हमारे पास इस इंड के अबाउट या कोई एक इंड के अबाउट, और ये था कितना सर, I इक्वल टू ml² बाय 3 था। कंफर्म? ये रड से रिलेटेड बातें थी, ml² बाय 3 था। उसके बाद हमने सीखा है रिंग का। दूसरा था आपके पास एक रिंग होगा। रिंग हमारे पास दो तरह के थे। एक रिंग था हमारे पास कौन सा वाला, सर्कुलर वायर वाला। इसको सर्कुलर वायर भी आ जाएगा ना, तो वही करो। क्यों? क्योंकि इसमें ये 1D होगा ना, ये रिंग आपके पास 1 डायमेंशनल, क्योंकि इसके पास पूरा मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेंथ पे, सरकमफ्रेंस पे, नहीं ये वाला, क्योंकि इसमें एक ही रेडियस होंगे, रेडियस r, मास m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है हमारे पास सर I इक्वल टू mr²। आसान था। और दूसरा एक रिंग था हमारे पास, एक ऐसा रिंग जिसके पास नहीं R1 और R2 होंगे, इनर रेडियस और आउटर रेडियस होंगे, ये वाला नहीं, R1 और R2 होगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सुंदर था, mr² बाय 2 और r की जगह पे r1² प्लस r2² यूज करना। एकदम बिल्कुल आसान सब रिजल्ट है, ठीक है। अब हमारे पास एक था डिस्क। डिस्क तो 2D की कैटेगरी में आ जाएगी, ये वाला भी पार्ट 2D की कैटेगरी में आएगा। तो डिस्क में पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द सरफेस पे। और इस किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ये जो अबाउट है वो किसके, सेंटर ऑफ मास से पास तो कर ही रहा है। दूसरा इस सर्कल के मतलब डिस्क के सरफेस प्लेन के परपेंडिकुलर से एक्सिस पास होना चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा I इक्वल टू ये था mr² बाय 2। और याद रखने का तरीका हम बताए थे कि रिंग का नहीं, इसका और इसका देखो, इसका हाफ हुआ है, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रीजन ये है इसका मास जितना दूर होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा आएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा मास इसके सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मास दूर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया। बाबू मास तो दोनों अलग हम बोले इसका भी मास 10 kg है, इसका भी मास 10 kg है, बोल तो नहीं, इसका 10 kg पूरे सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका 10 kg पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास कैसे अलग अलग हो, हम बोल रहे मास सेम। तब क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हाफ होगा। रीजन क्या है कि ये मास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर मास अलग अलग लेंथ पे है। लेंथ बदलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। ये था आपका। उसके बाद हमने सीखा था किसका, सिलेंडर का। नहीं तो सिलेंडर में आपके पास 3 थे। एक था आपके पास हॉलो सिलेंडर था, नहीं हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था बिल्कुल वैसा ही जैसा सर्कुलर ये वाला वायर का है, नहीं mr²। एक था आपके पास सॉलिड सिलेंडर में उतना ही आया था जितना डिस्क का होता है, और डिस्क का mr² बाय 2। और एक हमारे पास था नहीं सेमी हॉलो कह सकते हैं, सेमी हॉलो कह सकते हैं, ये वाला सिलेंडर जिसके कुछ हिस्से में मास था, कुछ हिस्सों में नहीं, बाउंड्री में मास था। ये वाला सिलेंडर का जो था वो था कितना बाबू,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका होता था, ये रिंग वाले का m/2 नहीं, और ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर था। सिलेंडर का हो गया। लेमिना था क्या उसके बाद? रेक्टेंगल था। उसके बाद अगला था हमारे पास लेमिना। अभी तक हमने 2 लेमिना करे हैं। एक लेमिना हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का था, रेक्टेंगुलर शेप का लेमिना था इस तरह से। आप इसी से फिर स्क्वायर लेमिना भी कर सकते हैं, साधारण है। रेक्टेंगल का लेमिना था, इसका आता था वही जो रड का होगा। अगर ये एक्सिस इस लेंथ के अबाउट पास हो रहा होगा ना, तो ये होता था सर कितना, m जो रड का होता था कितना, ml/12 ml/12। और अगर यही लेमिना में नहीं, अगर ये एक्सिस ब्रेथ के अबाउट पास करेगा तो ये होता था mb² और एक लेमिना था हमारे पास ट्रायंगुलर लेमिना था, और ट्रायंगुलर लेमिना का रिजल्ट होता था, याद होगा आपको, mh²/6। ये कंप्लीट ओवरव्यू हो गया। मेरा कहना है कि आसान है, याद रखना इसको। क्या बस दिमाग को फिगर पे कंसंट्रेट करो, किसके अबाउट निकाला गया है, एकदम बिल्कुल सा तुम्हारा दिमाग में फोटो छपा हुआ होगा। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।